सो हाय गाइस, आज हम करेंगे सेशन 2 ऑफ ईडियम्स। ईडियम्स जैसे मैंने पहले सेशन में बताया होगा, फर्स्ट सेशन वाज अ लिटिल सिंपल बिकॉज हमने एनिमल ईडियम्स लिए थे और एनिमल ईडियम्स जो होते हैं कंपैरेटिवली इजी होते हैं बिकॉज एनिमल की प्रॉपर्टी के बेसिस पे ईडियम बना होता है। आज हम थोड़े से डिफरेंट ईडियम्स करेंगे जो अगेन पास्ट ईयर्स में आए हुए हैं। सो ये हैंड पिक्ड ईडियम्स हैं। सो हमारा पहला ईडियम है लूज योर टच, राइट। तो लूज योर टच मतलब होगा क्या, जब आपकी स्किन, अगर मैं लिटरल मीनिंग जाऊँ, अब फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, आपको दो मीनिंग्स मिलेंगे। एक मीनिंग जो मुझे पढ़ के समझ में आएगा, जैसे अगर मेरी स्किन में सेंसेस खत्म हो गई, मैंने छुआ और मुझे समझ नहीं आया मैंने क्या छुआ, दैट मीन्स लूज योर टच, मतलब आपकी स्किन से क्या हुआ, सेंस ऑफ टच चला गया। लेकिन जैसे ही मैं ईडियम्स पे आता हूँ, लूज योर टच का मतलब होता है अपना टैलेंट खो देना। जैसे मान लीजिए मेरा फेवरेट डायरेक्टर है, से आजकल हम बात करते हैं इम्तियाज़ अली, उसकी पिछली 3 पिक्चरें फ्लॉप हो गई है। मैं कहता हूँ मेरा फेवरेट डायरेक्टर था इम्तियाज़ अली, लेकिन आजकल मुझे लगता है कि ही हैज़ लॉस्ट हिज टच, मतलब उसमें वो वाली बात नहीं रही। ठीक है, तो एक हिंदी में बहुत बेसिक सा सेंटेंस होता है, बहुत बेसिक वर्ड होता है, वो वाली बात नहीं रही है ना। तो वो वाली बात नहीं रही इज लूज योर टच। फाइन, सो फर्स्ट इज लूज योर टच, सेकेंड वन इज सिट टाइट। अब अगेन बिल्कुल लिटरल मीनिंग हो ही नहीं सकता। अगर मैं सिट टाइट का लिटरल मीनिंग बोलूँ तो आप बहुत घुसड़ के बहुत टाइट से कुर्सी पे बैठे हैं, तो आप 2 मिनट से ज़्यादा बैठ ही नहीं पाएंगे, राइट। तो इसलिए वो मीनिंग नहीं होगा इसका। तो सिट टाइट बेसिकली मीन्स इंतज़ार करो, मतलब अभी जैसे कोरोना वायरस चल रहा है, 2 महीने 3 महीने से लॉकडाउन है। मेरे को बहुत बच्चे पूछ रहे हैं सर CDS कब होगा, NDA कब होगा, CHSL आधा अटक गया सर क्या होगा, एज तो ज़्यादा नहीं हो जाएगी, हमने फॉर्म भरा हुआ है। तो अभी क्योंकि किसी को कोई कंडीशन सिचुएशन नहीं पता है, तो मैं उन्हें क्या बोलूँगा, सिट टाइट फॉर अ वाइल, थोड़ी देर के लिए, थोड़े दिनों के लिए शांत बैठो, अपने आप चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। सो हमारा पहला वर्ड है लूज योर टच एंड सेकेंड वर्ड है सिट टाइट। सो आप ये मीनिंग्स लिख सकते हैं। अब मैंने इंग्लिश में मीनिंग्स लिख दे रहा हूँ जिससे कि आपको याद रहे। तो अपनी एबिलिटी या टैलेंट लूज़ कर देना। आप पहले बहुत अच्छा खेलते थे, अब ख़राब हो गए। जैसे आप देखेंगे कि क्रिकेटर, जब कोई क्रिकेटर रिटायर हो रहा होता है या बूढ़ा हो जाता है तो कहते हैं यार ही हैज़ लॉस्ट हिज टच। फिर रिपीट कर रहा हूँ, वो वाली बात नहीं रही, दैट इज़ लॉस्ट हिज टच। एंड सिट टाइट इज़ टू वेट। थर्ड इज स्टैब समवन इन द बैक। स्टैब समवन इन द बैक वन ऑफ द ईजीएस्ट ईडियम्स हैं, क्योंकि ये हिंदी और इंग्लिश का ईडियम सेम है। पीठ में छुरा घोंपना। तो पीठ में जब छुरा घोंपा जाता है तो उसका मीनिंग क्या होता है, किसी को धोखा देना, अपने क्लोज रिलेटिव को, दोस्त को धोखा देना। तो स्टैब समवन इन द बैक, बिट्रेइंग। यहाँ पे आप एक तो ये बिट्रेइंग याद रखिएगा क्योंकि ये नॉर्मली भी आता है। जिसको बिट्रे का मतलब नहीं होता, बिट्रे का मतलब होता है धोखा देना, दगा करना या फिर किसी का भरोसा तोड़ना। सो स्टैब समवन इन द बैक इज़ वन ऑफ द सिंपलेस्ट ऑफ द ईडियम्स, जो आई थिंक सबको आता होगा क्योंकि ये हिंदी और इंग्लिश में सेम है। नेक्स्ट इज फेस द म्यूजिक। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट वन। अब म्यूजिक नॉर्मली होता है अच्छा वर्ड, राइट। फेस द म्यूजिक, आपने गाने सुन रहे हैं, लेकिन जैसे ही ये ईडियम्स में आता है दिस बिकम्स अ लिटिल नेगेटिव, राइट। तो फेस द म्यूजिक बिकम्स अ लिटिल नेगेटिव। सो बेसिक इसका मीनिंग है सच्चाई का सामना करना, लेकिन नॉर्मली अगर मैं इसको स्पोकन इंग्लिश में लाता हूँ तो सच्चाई का सामना कब करते हैं आप, जब आपके साथ कुछ गड़बड़ हो गई होती है। सो फॉर एग्जाम्पल, ही डिड नॉट डू हिज होमवर्क एंड नाउ द टीचर नोज इट। उसने अपना होमवर्क नहीं किया और अब टीचर को पता है, सो ही विल हैव टू फेस द म्यूजिक। तो अब उसको टीचर का सामना करना पड़ेगा। सो जब मैं फेस द म्यूजिक की बात करता हूँ तो सच्चाई का सामना करना। आप लोगों में से जिसको क्रिकेट का बहुत ज़्यादा शौक है, ये एक ऐसा ईडियम है जो कमेंटेटर्स बहुत यूज़ करते हैं। मान लीजिए जब कोई बॉलर बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा होता है, बार बार बच रहा होता है बैट्समैन आउट होने से, कभी उसको बॉल लग रही होती है, तो क्या बोलता है, ही इज़ हियर टू फेस द म्यूजिक, मतलब वो घातक गेंदबाजी का सामना कर रहा है। ठीक है, तो दैट इज़ फेस द म्यूजिक। सो नेक्स्ट टू इडियम्स आर रिंग अ बेल। जैसे अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा है तो आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और क्या दबाइए, बेल आइकन दबाइए। सो जैसे ही आप बेल आइकन दबाते हैं और मैं कोई नया वीडियो डालता हूँ, आपके फ़ोन में नोटिफिकेशन आएगा
और नोटिफिकेशन आते ही आपको क्या याद आ जाएगा कि अच्छा ये वीटा ट्रेनर्स वालों का वीडियो है, नया वीडियो आ गया है इंग्लिश का। आपको एकदम से सारी चीज़ें याद आती चली जाएंगी अगर आप फॉलो कर रहे हैं उसको। तो जैसे ही मैं बेल आइकन दबाता हूँ, फॉर एग्जांपल यूट्यूब पे आपने मेरे चैनल का बेल आइकन दबाया, तो क्या होगा कि आपको जैसे ही नया वीडियो डलेगा एक नोटिफिकेशन आएगा और आपको सारी चीज़ें वापस याद आ जाएंगी। अच्छा वीटा ट्रेनर्स नाम का एक चैनल है, आपने उसे सब्सक्राइब किया हुआ है और उस पर इंग्लिश का एक नया वीडियो आ गया है। तो रिंग अ बेल क्या होता है, जैसे मैं कहीं भी जाऊँ कुछ याद आया कि नहीं आया। अच्छा, तो फॉर एग्जांपल आपने अपने पापा को झूठ बोला कि पापा मैं तो कल सो रहा था, और आप क्या हुआ, आप रात को 9 बजे खिड़की खोल के घर कूद के बाहर चले गए और सुबह आपके पापा ने आपसे पूछा आप क्या थे, आपने कहा तो सो रहा था 9 बजे। तो पापा कहेंगे बेटा खिड़की खुली हुई थी, कुछ याद आया, ये हो रखा था, कुछ याद आया, मैंने तुम्हारा दरवाज़ा 2 बार खटखटाया था, तुमने बोला नहीं, कुछ याद आया। तो रिंग अ बेल इज़ समथिंग, जब मैं बोलता हूँ कि कुछ याद आया, ठीक है, जो चीज़ देखते ही मुझे अचानक याद आ जाता है। जैसे ही मैं मान लीजिए मैं आगरा गया हूँ और मैंने ताजमहल की फ़ोटो देखी आज अपने घर में और मुझे आगरा का पूरा अपना ट्रिप याद आने लगा, तो मैं क्या बोलूँगा कि ताजमहल की फ़ोटो हैज़ रंग अ बेल इन माई माइंड, उसने मुझे वो वाली पूरी ट्रिप याद दिला दी है। दैट इज़ कॉल्ड रिंग अ बेल, याद आना या ट्राई, आप उसको याद करने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट इज कट द चेज। कट द चेज स्पोकन इंग्लिश में जब आप यूज़ करेंगे तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि ये थोड़ा सा नेगेटिव वर्ड है, आप अपने सीनियर्स से नहीं बोल सकते। बाकी कट द चेज का क्या मतलब है, जैसे आपने पिक्चरों में देखा होगा हीरो भाग रहा है, विलन भाग रहा है, विलन का पीछा कर रहा है हीरो और 5 मिनट तक भागते हुए दिखाते हैं, कोई कहीं कूद रहा है, कोई कहीं कूद रहा है, तो हम कहेंगे अबे यार जल्दी पकड़ के लड़ाई शुरू कराओ ना, क्यों फालतू भगा रहे हो। तो कट द चेजेस, आप सीधा सीधा मुद्दे की बात पे आओ, पॉइंट पे आओ। सो कट द चेज मीन्स पॉइंट पे आना, घुमा फिरा के बात ना करना। सो बीट राउंड द बुश और कट द चेज ऑलमोस्ट सेम वर्ड हो जाएगा। सो मैं नेक्स्ट इसका एक ईडियम और लिख रहा हूँ यहाँ पे, मैं उसको काउंट नहीं करूँगा, बट हमारा नेक्स्ट ईडियम है बीट अराउंड द बुश। तो दोनों में फ़र्क क्या है, कट द चेज मैं बोलूँगा और बीट अराउंड द बुश आप कर रहे होंगे। से फॉर एग्जांपल बहुत होता है, मैंने सुना है जब आप किसी को प्रपोज करने जाते हैं, डर लग रहा होता है तो आप उससे इधर उधर की बात करते रहते हैं बट प्रपोज नहीं कर पाते, तो आप क्या कर रहे हैं, आप कर रहे हैं बीटिंग अराउंड द बुश, आप घुमा फिरा के बात करे जा रहे हैं, सोचे जा रहे हैं कि कब मैं उसको प्रपोज करूँ, राइट। और जब वो आपकी बात सुनते परेशान हो जाएगी और कहेगी कि अरे भाई कट द चेज, जो बोलना है जल्दी बोल, फिर मैं हाँ या ना बोलूँ, राइट। तो कट द चेज सुनने वाला बोलेगा और बीट राउंड द बुश जो आदमी घुमा फिरा के बात कर रहा है उस एक्शन को बोला जाता है, ठीक है। तो नॉट कमिंग टू द पॉइंट, ठीक है। तो ही वॉज बीटिंग अराउंड द बुश, घुमा फिरा के बात करे जा रहा था। कट द चेज, पॉइंट पे आना, मुद्दे पे आना। सो हमारा नेक्स्ट है बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून। अगेन आसान ईडियम है। सिल्वर स्पून मतलब चांदी की चम्मच, चांदी की चम्मच के साथ पैदा होना, तो मतलब एक अमीर फैमिली में पैदा होना, सारी सुविधाओं के साथ पैदा होना, मतलब आपको कभी भी कुछ हार्डशिप देखने को नहीं मिली। टू बी बॉर्न इन अ रिच फैमिली, that is born with a silver spoon, to be born in a rich family, cost an arm and a leg, right, cost an arm and a leg। मैं जाता हूँ बाज़ार जाता हूँ से, मेरा सपना है कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड के लिए लुई विटॉ का बैग खरीदूँ फॉर एग्जांपल, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा नाम सुना हुआ है, लेकिन जैसे ही मैं जाता हूँ मुझे पता चलता है कि भाई 15,000 का है सबसे सस्ता बैग, मैं कहूँगा भाई मैं नहीं खरीद रहा बिकॉज इट विल कॉस्ट मी एन आर्म एंड अ लेग, ठीक है। तो अब लिटरल मीनिंग देखूँ, कुछ चीज़ खरीदने के लिए मुझे अपना एक हाथ और एक टांग दे के आनी पड़ रही है, तो मेरी बॉडी का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, राइट। तो जब मैं कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग बोलता हूँ तो मुझे देख के समझ में आना चाहिए। सो कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग मीन्स समथिंग विच इज़ वेरी एक्सपेंसिव, जो कि बहुत ज़्यादा महंगी है। इसमें कभी कभी कॉस्ट की जगह पे आ जाता है, पे का भी सेम मतलब है। कॉस्ट का मतलब वो मुझे बहुत महंगी पड़ेगी, पे का मतलब आपने बहुत ज़्यादा पैसे चुकाए किसी चीज़ को खरीदने के लिए। इट हैज़ कॉस्ट मी एन आर्म एंड अ लेग। सो दीज वर द अदर टू idioms, born with a silver spoon and cost an arm and a leg. So the next idiom is Midas touch.
मिडास टच भी बोल सकते हैं इंडिया में से। अब ये जो है ये कोई ईडियम नहीं है टेक्निकली, ये ईडियम बना है एक कहानी से। सो मैं आपको अगर मैं कहानी सुनाऊँ, मेरे शायद से तीसरी या चौथी लाइन में आप में से आधे से ज़्यादा लोगों को या लगभग सभी को ये कहानी याद आ जाएगी। एक राजा था, ठीक है, उसको पैसों से बहुत प्यार था। तो एक बार उसको एक वरदान मिलता है फेरी से कि वो जो भी टच करेगा वो क्या हो जाएगा, सोने का बन जाएगा। फिर उसने खाना खाया, खाना छुआ तो सोने का बन गया। फिर गलती से एक बार वो अपनी बेटी को छू लेता है, सोने का बन जाता है। तो आई थिंक ये कहानी सबने सुनी होगी। तो उस राजा का नाम क्या था? उस राजा का नाम था मिडास। तो मिडास टच क्या होता है कि भाई ये जिस चीज़ को हाथ लगाता है वो चीज़ सोना उगलने लगती है। इसने ये वाला काम शुरू किया, इसमें बहुत पैसे कमाए, इसने ये वाला काम शुरू किया, इसमें बहुत पैसे कमाए। तो मिडास टच इज़ व्हेन यू हैव दैट थिंग कि आप जो भी करते हो यू बिकम सक्सेसफुल इन दैट इज़ कॉल्ड मिडास टच। तो बस आपको क्या ध्यान रखना है कि वो राजा जो भी छूता था सोने का बन जाता था, उसका नाम क्या था? उसका नाम था मिडास। सो मिडास टच या माइडास टच, अगर आप कोई अमेरिकन या ब्रिटिशर को प्रोनाउंस करते हुए देखोगे तो यू वुड प्रोनाउंस इट एज माइडास, राइट। तो मिडास टच और माइडास टच जो किसी भी चीज़ को एकदम से जो भी जाए उसमें सक्सेसफुल हो जाए कि यार इसके तो हाथ में ही कुछ बात है। एंड लिविंग हैंड टू माउथ, लिविंग हैंड टू माउथ का मतलब क्या होता है कि बस उतना ही कमाना जितने में खर्चा चल जाए, मतलब बस रोजी रोटी का जुगाड़ करना, राइट। तो लिविंग हैंड टू माउथ वो लोग होते हैं जो बहुत ही गरीबी में रह रहे होते हैं, जितना कमाया उतना खर्च कर दिया, दैट इज कॉल्ड लिविंग हैंड टू माउथ। सो द टू ईडियम्स आर माइडास टच, बहुत ही सक्सेसफुल या उसके टच में जादू होना, और लिविंग हैंड टू माउथ मीन्स किसी तरह से रोजी रोटी चलाना। तो मैं इनके मीनिंग्स लिख देता हूँ पहले। सो द मीनिंग्स ऑफ दीज टू ईडियम्स आर माइडास टच, अ पर्सन जो बहुत आसानी से पैसा कमा लेता है, जिसको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, एंड लिविंग हैंड टू माउथ तो बिना बहुत ज़्यादा पैसे के रहना, बस किसी तरह से रोजी रोटी चलाना। सो लेट्स जस्ट डू टू मोर idioms फॉर द डे। सो द लास्ट टू idioms आर फाइंड योर फीट एंड पीस ऑफ केक। जब मैं फाइंड योर फीट की बात करता हूँ तो अपने पैर खो देना तो मुश्किल है ही नहीं यार, क्या कर रहा है, मैं अपने पैर ढूंढ रहा हूँ। तो फाइंड योर फीट जो idiom आया, इट हैज़ कम फ्रॉम अ एक्सपीरियंस। जैसे व्हेन पीपल गेट इनटू वाटर, जब आप पहली बार नदी में, समुद्र में, स्विमिंग पूल में जाते हैं तो क्योंकि पैर आपके अचानक से हल्के हो जाते हैं और हमें उस सिचुएशन में कंफर्टेबल होना पड़ता है, हमें लगता है यार पैर तो है ही नहीं, राइट। सो उस सिचुएशन में आप कंफर्टेबल होते हो, और एक बार फिर आप पानी में कंफर्टेबल होते हो, फिर आपको समझ में आता है कि अच्छा यार बॉडी वेट पानी में कम हो जाता है। सो फाइंड योर फीट क्या होता है? जब आप किसी नई सिचुएशन में गए, आप नई सिचुएशन में जब ढलने की कोशिश कर रहे होते हो, एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे होते हो, तो दैट सिचुएशन इज कॉल्ड फाइंड योर फीट, टू एडजस्ट इन अ न्यू सिचुएशन। Whereas अ पीस ऑफ केक, अगर मैं बात करता हूँ केक का टुकड़ा, केक का टुकड़ा तो आपकी शायद मेरी, आपकी, सबकी दादी नानी सब खा सकते हैं जिनके दांत हों, जिनके दांत ना हों। तो पीस ऑफ केक होता है कोई बहुत ही सरल काम, ठीक है, बहुत ही आसान काम जिसको करने में बिल्कुल भी मेहनत ना लगे। अब से बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, किसी को इंग्लिश पीस ऑफ केक लगता है, किसी को मैथ्स पीस ऑफ केक लगता होगा, किसी को फिजिक्स, किसी को जीएस, किसी को, सो मैं कहूँगा यार मैथ्स में ज़्यादा ध्यान नहीं देता बिकॉज इट इज़ अ पीस ऑफ केक फॉर मी। तो मेरे को मैथ्स बहुत आसान लगती है यार, इसलिए मैं जो अपना सारा कॉन्सेंट्रेशन है फ़िलहाल जीएस और इंग्लिश में दे रहा हूँ, राइट। तो अ पीस ऑफ केक इज़ वो काम जो आपको बहुत आसान लगता है, समथिंग दैट इज़ वेरी ईजी टू डू, ठीक है। वेरी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है ऐसा काम हो जो सबके लिए आसान हो, कोई भी ऐसा काम जो आपको आसान लगता है। सो अ पीस ऑफ केक इज़ समथिंग दैट इज़ ईजी टू डू। सो दिस इज़ आवर सेशन 2 ऑफ idioms. We'll be back very soon with session 3. Thank you guys. Thanks for watching the video. If you found this video helpful, press the like button, subscribe to our channel and ring that bell icon so that you can get notified every time we upload a new lesson.